नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल नगरकर। दिसंबर 2022 नेट की एग्ज़ाम जो होने वाली थी वह आगे जाकर मार्च 2023 में कंडक्ट की गई और उसमें से 30 प्रश्नों की चर्चा इससे पहले हमने की है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट 2023 मार्च में जो परीक्षा हो गई थी। पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, क्वेश्चन 31 to 40। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न क्या है देखिए। इन SPSS dash is in the form of spreadsheet grid into which data can be entered। ऑप्शन है डेटा व्यूअर, डेटा एडिटर, डेटा डायलॉग बॉक्स, चार्ट एडिटर और आंसर है डेटा व्यूअर। हिंदी में देखेंगे। इन SPSS क्या है? यह सॉफ्टवेयर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस, SPSS। इट इज ऑल्सो नोन as IBM SPSS Statistics. It is a software package used for the analysis of statistical data। तो नीचे कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से डेटा व्यूअर यह आंसर है। डेटा व्यूअर इज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट ग्रिड इनटू विच डेटा कैन बी एंटर्ड। स्प्रेडशीट ग्रिड के फॉर्म में कहाँ डेटा पाया जाता है? डेटा व्यूअर में पाया जाता है और उसमें डेटा हम एंटर भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 32वां, 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, डैश डैश प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स for assigning numerical values to answers obtained from respondents। यह क्वेश्चन भी रिसर्च से रिलेटेड है। अब यहाँ ने उन्होंने डेटा कलेक्शन टूल्स दिए हैं। ऑप्शन 1 क्वेश्चनर, ऑप्शन 2 इंटरव्यू शेड्यूल, ऑप्शन 3 रिसर्च प्रपोजल एंड 4 कोड बुक। तो यहाँ आंसर होगा 4 नंबर कोड बुक। Codebook provides a set of rules for assigning numerical values to answers obtained from respondents। तो क्वेश्चनर नहीं होगा, इंटरव्यू शेड्यूल भी नहीं होगा और रिसर्च प्रपोजल भी नहीं होगा, लेकिन कोड बुक होगा। तो कोड बुक में किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज को उन्होंने, जब हम आंसर करते हैं तो उसके रूल कैसे बनाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। We may assign code of 0 for male and 1 to female respondent। मतलब जो भी आप रिस्पॉन्स देने वाले जो मेल एंड फीमेल है, मेल के लिए आपने 0 रखा और 1 के लिए फीमेल रखा। These codes may be specified prior to the field work and if the codes are written on all questions of a questionnaire, it is said to be wholly pre-coded। मतलब पहले ही आपने उसको तय किया है कि अगर मेल हमें रिस्पॉन्ड करता है तो 0 को हम टिक करेंगे और अगर फीमेल रिस्पॉन्ड करती है तो 1 पे हम टिक करेंगे। उस हिसाब से आपका स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट होने वाला है। तो यह सब सारी जानकारी कोड बुक में दी जाती है, यह रूल सेट किए जाते हैं, उस हिसाब से डेटा कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यह भी प्रश्न जो है यह रिसर्च और डेटा कलेक्शन से संबंधित है। हम देखेंगे प्रश्न। ऑब्जर्विंग ए ग्रुप विदाउट इंटरफियरिंग इन इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज इज रिफर्ड एज। मतलब आप ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपका ऑब्जर्वर का कोई इंटरफियरेंस उसमें बिल्कुल नहीं है, उसमें नहीं है और ऐसे ही नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए। ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल,
अंडर कंट्रोल नहीं, आपका इंटरफियरेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो अंडर कंट्रोल तो नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन अंडर अनस्ट्रक्चर्ड कंडीशंस, ये भी नहीं होगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं होगा और स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होगा। बल्कि ये जो ऑब्जर्वेशन होने वाला है वह किस प्रकार का होने वाला है? ऑब्जर्वेशन अंडर नेचुरल कंडीशन। जो नेचुरल कंडीशन में जो हो रही है एक्टिविटी, बस उसका ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरफियरेंस आपको करना है, तब वह ऑप्शन यहाँ लागू होगा, ऑब्जर्वेशन अंडर नेचुरल कंडीशंस। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्या है प्रश्न देखिए। प्रश्न है स्टडीज विच आर कंसर्न्ड with describing the characteristics of a particular individual or of a group is। तो यह भी प्रश्न रिसर्च से संबंधित है। ये क्या कहता है? इन्होंने अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, यह सारे रिसर्च के टाइप्स उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने डिफाइन क्या किया है? स्टडीज, ऐसी स्टडी विच आर कंसर्न, जो कि कंसर्न है विथ डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वह जो कैरेक्टरिस्टिक है, वैशिष्ट्य है, उनको डिस्क्राइब करने वाली है पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में। तो यह अप्लाइड स्टडी तो नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा, क्योंकि समबडी इज और रिसर्चर इज डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हिस्टोरिकल भी नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। कौन सा रिसर्च होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए। फोर्सा इज डैश डैश, फोर्सा इज कंसोर्शियम, फोर्सा इज कंसोर्शियम, नॉट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस पोर्टल, नॉट ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, नॉट फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, बट फोर्सा इज अ कंसोर्शियम। फोर्सा का फुल फॉर्म क्या है? FO फॉर फोरम, फोरम फॉर रिसोर्स, रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी, एंड एस्ट्रोफिजिक्स भी आया तो भी आप उसे सही कहेंगे, करेक्ट कहेंगे। तो फोर्सा, फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी। आगे देखेंगे कंसोर्शिया और कंसोर्शियम, इसमें क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। उसके बाद फोर्सा कंसोर्शियम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ देखेंगे। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होने वाली है। कंसोर्शिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ कंसोर्शियम, कंसोर्शियम का प्लूरल फॉर्म कंसोर्शिया है, बट is often used in singular form. Consortium is derived from Latin word consort. कंसोर्शियम, यह जो शब्द आया है, यह लैटिन शब्द कंसॉर्ट से लिया गया है, विच मीन्स पार्टनरशिप। कंसॉर्ट का जो यह जो लैटिन शब्द है उसका अर्थ क्या है? पार्टनरशिप। अ लाइब्रेरी कंसोर्शियम इज ए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज which come together to realize a combined objective that usually requires cooperation and the sharing of resources. The library consortium mainly deals with resource sharing in digital or electronic format. तो यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत सारी लाइब्रेरीज इकट्ठा आती है और वह आपस में कोऑपरेशन चाहती है, करती है, और उनमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट का जो कंटेंट है उसका शेयरिंग होता है। द एम ऑफ द कंसोर्शिया इज टू अचीव व्हाट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन नॉट अचीव इंडिविजुअली। तो कंसोर्शिया का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिविजुअली, आप इकट्ठा आके आप उस कंटेंट को अफोर्ड कर सकते हो, उसको कोऑपरेशन के माध्यम से एक दूसरे को दे सकते हो, यूज कर सकते हो। अब फोर्सा कंसोर्शियम के बारे में हम जानकारी लेंगे। फोर्सा स्टैंड्स फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जैसे हमने पहले ही देखा है उसका फुल फॉर्म क्या है। विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 29 जुलाई 1981। ये देखिए,
फोर्सा एस्टेब्लिश कब हुआ था? 29 जुलाई 1981 एट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर. At present, ARIES, Bose Institute, CASA, OU, HRI, IIA, IUCA, NCRA, मतलब in bracket TIFR, PRL and SINP are the institute members of FORSA. मतलब इन सारे इंस्टीट्यूशंस को इस कंसोर्शियम का फायदा हो रहा है. यह सारे इकट्ठा आकर फोर्सा कंसोर्शियम इन्होंने सब्सक्राइब किया है. तो आगे कुछ और कंसोर्शिया है जो कि इंडिया में स्थित है और वह उनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए. इस वजह से हम उसकी शॉर्ट में जानकारी लेंगे. यूजीसी इन्फोनेट was formally launched in December 2003. यूजीसी इन्फोनेट यह कंसोर्शियम दिसंबर 2003 में फॉर्मली लॉन्च हुआ था, ऑफिशियली लॉन्च हुआ था. एनलिस्ट का फुल फॉर्म क्या है देखिए, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट. ये जो टी आया है ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट के लिए आया है. वॉज लॉन्च्ड ऑन 4 मई 2010, 4 मई 2010 एट न्यू दिल्ली. वहाँ वह लॉन्च हुआ था इन न्यू दिल्ली बाय श्री कपिल सिब्बल, देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कपिल सिब्बल के हाथों उसका लॉन्चिंग हुआ था 4 मई 2010 में. उसके बाद कंसोर्शिया देखेंगे. इंडेस्ट AICTE कंसोर्शियम. It was set up in 2003 by an expert group appointed by the ministry under the chairmanship of Professor N. Balakrishnan. Indest AICTE 2003 में उसका निर्माण हुआ, सेटअप हुआ. उसके बाद हम देखेंगे CSIR E-Journal Consortium. CSIR E-Journal Consortium was established in 1942. तो यहाँ UGC इन्फोनेट, एनलिस्ट, इंडेस्ट AICTE और CSIR E-Journal कंसोर्शियम के बारे में जानकारी ली है. और भी कंसोर्शिया है जो कि आपको आगे नेट एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं, तो उसकी भी जानकारी हम थोड़ी लेंगे. CERA, सेरा कंसोर्शियम. यहाँ C किसको रिप्रेजेंट करता है? तो C कंसोर्शियम को रिप्रेजेंट करता है. E क्या है? E रिसोर्सेस है. R क्या है? रिसोर्सेस में सेरा जो है कंसोर्शियम फॉर ई रिसोर्सेस इन एग्रीकल्चर. यहां ई जो है, ई और आर दोनों को यहां पे ले लिया उन्होंने. ई रिसोर्सेस इन एग्रीकल्चर, ये हुआ उसका फुल फॉर्म. वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 2007 नवंबर में वह एस्टैब्लिश हो गया है. टू facilitate accessibility of scientific journals to all researchers, teachers in the national agricultural research system by providing access to information, especially access to online journals, which is crucial to attain excellence in research and teaching. मतलब research and teaching जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, उन लोगों के लिए उन्होंने 2007 से सेरा कंसोर्शियम अवेलेबल कर दिया है. उसके बाद हम अगला कंसोर्शियम देखेंगे. ERMED, अर्मेड भी कह सकते हैं उसे. अर्मेड कंसोर्शियम, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्शियम. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्शियम. नाम से ही पता चलता है कि यह मेडिसिन का कंसोर्शियम है. हेलनेट कंसोर्शियम, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क.
started by Rajiv Gandhi University of Health Science in the state of Karnataka in 2002। हिलनेट कंसोर्शियम के बारे में यह जानकारी है। डेलकॉन कंसोर्शियम, अब डेलकॉन कंसोर्शियम के बारे में यहाँ दो बातें हमें याद रखनी होगी। डीबीटी, पहले तो यह जानना होगा कि डीबीटी मतलब डेलकॉन में डीबीटी क्या है। तो डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ई लाइब्रेरी कंसोर्शियम, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ई लाइब्रेरी कंसोर्शियम has been operational since January 2009। 2009 जनवरी से यह ऑपरेशनल हो गया है, यह कंसोर्शियम जो कि बायोटेक्नोलॉजी में है और डेलकॉन नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन, देखिए। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल एट। एपीजी पाठशाला में इंजीनियरिंग के कोर्सेस है, नहीं है। दीक्षा में है, नहीं है। NROER में है, नहीं है। बल्कि कहाँ पे है, NPTEL में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड कोर्सेज आर अवेलेबल। OB, Open Educational Resources and Courses on Engineering and Technology are available at NPTEL। 4 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो NPTEL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ IITs एंड IISc funded by Ministry of Education, Government of India। It was launched in 2003। 2003 से NPTEL ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस एंड कोर्सेस में काम कर रहा है और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज आर पार्ट ऑफ। सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज किसका भाग है? ऑप्शन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पर्सनल ऑफिस, नहीं है। गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट्स करेक्ट आंसर है। कॉरपोरेट ऑफिस का भाग नहीं है और पब्लिक लाइब्रेरीज का भी भाग नहीं है। अब सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज आर टिपिकली पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्रेटरीज which are administrative offices that serve as the central hub government activities decision making at the state or national level। तो यह सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज जो है वो उनका बहुत बड़ा काम है। प्री इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन दोनों में उनका काम है। आज भी वह सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज बहुत अच्छे मायने में काम करती है। तो उसका उत्तर क्या है, सेक्रेटरी लाइब्रेरीज आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हु डिफाइंस हाइब्रिड लाइब्रेरी एज अ क्रॉस ब्रीड विच एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट। किसने कहा है? कोई महानुभाव है जिन्होंने ये डेफिनेशन हमें दी है। तो ऑप्शन क्या है, गैरेड एंड ओपनहिम, ओपनहिम एंड स्मिथसन, स्मिथसन एंड गैरेड, गैरेड ओपनहिम एंड स्मिथसन। उत्तर क्या है, ओपनहिम एंड स्मिथसन डिफाइंस हाइब्रिड लाइब्रेरी। तो हाइब्रिड लाइब्रेरी की परिभाषा ओपनहिम एंड स्मिथसन इन्होंने कैसी दी है, अ क्रॉस ब्रीड विच एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब यह क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड क्यों कहा है? क्योंकि इसमें प्रिंट मटेरियल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक और ई रिसोर्सेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस वजह से इन्होंने ये डिफाइन किया है कि हाइब्रिड लाइब्रेरी एज अ क्रॉस ब्रीड विच एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट। इट इज सेड बाय और डिफाइंड बाय ओपनहिम एंड स्मिथसन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। ICT यानी कंप्यूटर से संबंधित यह प्रश्न है। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन मल्टीपल रिपीटर्स आर नोन एज, मल्टीपल रिपीटर्स आर नोन एज।
डिटेक्टर्स नहीं, मॉड्यूलेटर्स नहीं, स्टेशंस या स्टेशन नहीं, ट्रांसपॉन्डर्स, ट्रांसपॉन्डर्स। ये जो सैटेलाइट होता है देखिए ऐसे, उसके बाजू में जो प्लेट्स लगाए हुए रहते हैं, वो प्लेट्स जो रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपॉन्डर्स कहते हैं। मान लो ये सैटेलाइट है, तो इस प्रकार ट्रांसपॉन्डर्स आर टिपिकली यूज्ड for detecting, identifying, locating object, but they can also be used in other technologies, such as in satellite to relay communications signals. Transponders are commonly found in both civilian and military aircraft. मिलिट्री के जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो लड़ाऊ बॉम्बर होते हैं एयरक्राफ्ट, उसके बाद जो लड़ाऊ विमान होते हैं, तो उसमें जो ट्रांसपॉन्डर्स का यूज़ होता है, और सिविलियन भी यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में भी। एंड इन ऑब्जेक्ट सच एज कार कीज़, जैसे आपने रिमोट कार कीज़ अनलॉक लॉक करने के लिए यूज़ होता है, उसमें भी, उस टेक्नोलॉजी में भी ट्रांसपॉन्डर्स का यूज़ किया जाता है। तो सिविलियन भी ट्रांसपॉन्डर्स का यूज़ करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, और उसके साथ साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर है 4 ट्रांसपॉन्डर्स। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन? पोस्ट, POST इज परफॉर्म्ड बाय, इट इज परफॉर्म्ड बाय बायस। अब यह सवाल उठता है कि बायस क्या है? कंप्यूटर का एक टर्म है बेसिक इनपुट ऑब्लिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट BI, आउटपुट सिस्टम OS। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह बायस में परफॉर्म करता है। पोस्ट किस में परफॉर्म करता है? बायस में करता है। तो हम दोनों की जानकारी यहां लेंगे। पहले तो पोस्ट क्या है देखेंगे। अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट is a process performed by firmware or software routines immediately after a computer or other digital electronic device is powered on। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो तभी यह परफॉर्म करता है, अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद बायस क्या है देखिए। इट इज द प्रोग्राम अ कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर्स यूजेस टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज पावर्ड ऑन। मतलब जैसे ही आप पावर ऑन करते हो कंप्यूटर का, तभी वह बायस प्रोग्राम जो है रन होता है और आपको डिस्प्ले में डिस्प्ले दिखता है। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन नंबर 31 to 40 10 प्रश्नों की चर्चा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश मैंने की है। तो यहाँ हमारा यह 31 to 40 क्वेश्चंस, जो 10 प्रश्नों की चर्चा आज हमारी पूरी होती है। Thank you so much. See you soon in the next video. Thank you again.